देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% मतलब 1/8। 1/8 खर्च किया मतलब 8:7। इनकम और सेविंग का रेशियो आया, 8 में से 1 खर्च कर दिया, 7 बचा। उसके बाद उसने 20% खर्च किया, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 4 बचा। उसके बाद 16 2/3% ऑफ रिमेनिंग, तो 16 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। 1/6 मतलब 6 में से 1 खर्च कर दिया तो 5 बचा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 4 से 2 बार गया, 6 इंटू 2 12 हुआ और ये 7 हुआ। अब मुझे एक्सपेंडिचर दिया गया, एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग। इनकम 12 यूनिट, सेविंग 7 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझको कितनी दी गई है 2500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 500। इनकम कितनी है उसकी 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 इंटू 500 यानी कितना 6000 रुपए। ठीक है, आराम से इस मेथड में आप कंफर्टेबल हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये बन पाया आपसे? थैंक यू दिव्यराज। देखो 10,000, ओके। अ पर्सन स्पेंड्स 41% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 41% उसने खर्च कर दिया, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ही गिव्स 1100 टू चैरिटी। अगर 41% उसने खर्च कर दिया है, तो लेट अस से कि उसकी 100 रुपए इनकम थी, 100 में से 41 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 59। यस और नो, 59 बचा कि नहीं बचा उसके पास, ये उसकी इनकम थी और उसके पास 59 बचा। अब उसमें से उसने 1100 चैरिटी में दे दिया, तो 1100 रुपए चैरिटी में दे दो, इसमें से 1100 घटा देंगे। उसके बाद क्या होगा 12.5% उसने खर्च कर दिया फ्यूल, तो 8:7 मतलब 8 रुपए अगर उसके पास था तो उसने 1 खर्च कर दिया, 7 बचा। अब फाइनली उसके पास ये अमाउंट बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 4200। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4200, जो कि इसका 600 टाइम्स है। तो इसका भी 600 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 4800। ठीक है, मतलब यहां पर जो पैसा उसके पास चैरिटी में 1100 रुपए देने के बाद उसके पास जो पैसा बचा था तो वो कितना था 4800। मतलब चैरिटी, हम यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये 4200 निकाल लिया, ये 4800। 4800 से पहले कितना था चैरिटी देने से पहले, तो इसमें 1100 जोड़ दूंगा, तो 4800 प्लस 1100 कितना हो गया 5900। मतलब ये जो 59 यूनिट यहाँ पर बचा था वो कितना है 5900 चैरिटी से पहले। सो दैट इज 100 टाइम्स दिस नंबर। तो इसका 100 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, मतलब इनिशियली उसके पास जो पैसा था 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 ये था। दैट इज द आंसर। यस, आसानी से हो गया कि नहीं हो गया बताओ। रिवर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पर यहां से चलना शुरू करेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप घबरा नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर आप ऐसे नहीं कर पाए, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, तो भी आप कर सकते थे। लेट्स से कि मैं इनिशियल उसकी सैलरी एक्स मान लेता, मैं मान लेता भाई इनिशियल उसकी सैलरी है एक्स। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी एक्स को भी याद कर लेना चाहिए, हालांकि एक्स आपकी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन कभी कभी उसको याद कर लोगे तो अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स हमने मान लिया इनिशियल सैलरी। अब उसमें से अगर मैंने 41% खर्च कर दिया तो बचा कितना 41% खर्च कर दिया तो बचा कितना 59% बचा, 59%। ठीक है, ओके, राधे सर। ठीक है आंखों में आंसू आ गए कह रहे हैं। चलो 59% बचा, अब उसमें से 1100 रुपए उसने चैरिटी में दे दिया, तो इतना बचा।
अब इतना चैरिटी में देने के बाद जब वो 1/8 मतलब 12.5% खर्च कर देगा, 1/8 खर्च कर देगा, बचेगा कितना, 1 माइनस 1/8 मतलब इसका 7/8, एंड दैट इज द फाइनल रिमेनिंग अमाउंट, जो कितना है 4200 रुपए। इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ओके, महाकांत कह रहे हैं ऐसा मत बोलो सर, आज ही याद आया है एक्स। आया है मतलब तुम तो मेल हो ना, एक्स तुम्हें याद आया है कि आई है? भाई पहले जेंडर ठीक करो, मतलब हाँ आई है, ओके। 7 से कितनी बार हुआ देखो, 600, 600 इंटू 8 कितना, 4800, 4800 प्लस 11 कितना हो गया, 4800 प्लस 11 हो गया 6900, ठीक है। यहां से इसको काट दो, 100 बार, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता था, तो रेशियो वाले मेथड से ना करके हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल ही आपके सामने, इसको ट्राई करेंगे सभी लोग। प्याली पूछ रही है कि सर 4800 प्लस 1100 क्यों किए, थोड़ा बोलेंगे क्या प्लीज? हाँ थोड़ा बोलते हैं, चलो इस बारे में। 4800 उसके पास पैसा बचा था जब उसने 1100 चैरिटी में दे दिए थे, मतलब चैरिटी में देने से पहले उसके पास कितने थे? आप किसी शादी में गए, 1100 रुपए का लिफाफा आपने दे दिया, तो 1100 का लिफाफा देने से पहले आपके पास कितने पैसे थे? तो आप उसमें 1100 जोड़ोगे ना रिवर्स आते समय, ठीक है। सर मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद ही नहीं है, तो मैं इसको बिना फॉर्मूले के आपको सॉल्व करके बताऊंगा मेंटली, कि दिमाग में इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप के सवाल को। बहुत अच्छी बात है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद होता तो फॉर्मूला लगाते। मैं तो कहता हूँ कि याद नहीं है तो और अच्छी बात है, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे करोगे, यहाँ तो परसेंटेज से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, हिमानी, अर्पित एंड महाकांत ने आंसर दे दिया है, आप लोगों के आंसर्स का इंतजार है। ठीक है, देखो आप जानते हो कि स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी पता तो इतना तो पता होगा कि एरिया जो होता है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। लेट्स से कि आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता है, तो एरिया मतलब स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब क्यूब। स्फेयर का एरिया आपको एग्जैक्ट भी नहीं पता तो आपको इतना पता होगा कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोलता हूं कि एरिया जो है उसका 44% इंक्रीज हो गया। एरिया, एरिया का मतलब आर स्क्वायर, इसका रेशियो कितना बना, 100:144। अगर 44% का इंक्रीज है मतलब इनिशियल वैल्यू 100 मानी, फाइनल वैल्यू 144 हो गई। क्लियर, ओके। चलिए, तो मतलब आई कैन से इट इज 10² 14 का स्क्वायर, कह सकता हूं ऐसा। तो आर स्क्वायर का जो चेंज हुआ वो 10² 14² चेंज हुआ, मतलब आर का चेंज कितना हुआ, 10 to 14। समझ रहे हो, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 10² 14² थी, तो आर की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 10 और फाइनल वैल्यू 14 हो गई। हमें निकालना है वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आर क्यूब, वॉल्यूम मतलब आर क्यूब। आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर इज 10, 10 का क्यूब इज टू 14 का क्यूब, ठीक है, सॉरी ये 12 होगा, 12, ठीक है 12 हो जाएगा। 10 का क्यूब इज टू 12 का क्यूब, ठीक है, 10 का क्यूब इज टू 12 का क्यूब। अभी 10 का क्यूब इज टू 12 का क्यूब मतलब ये वैल्यू 1000, तो ये वैल्यू कितना है, इसका क्यूब तो आपको आना चाहिए 1728, ठीक है। अब मैं इसको 10 से काट देता हूं तो ये 100:172.8 हो गया। अभी वैल्यू 100 थी, 100 से इतना हो गई तो कितना चेंज हुआ, 72.8% का चेंज हुआ। दैट्स माय आंसर। सिंपल रेशियो से हमने सॉल्व कर लिया सवाल को, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। यस और नो? बोलो, बात समझ में आती है सभी को? ठीक है,
थैंक यू सो मच आकर्षिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखो, अब ऐसा सवाल आएगा तो आप कर लोगे आराम से, रेशियो से कर लोगे आराम से, हर क्वेश्चन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब ये वाला सवाल देखो, रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन पासिंग मार्क्स। तो ये सवाल ट्राई करेंगे सभी लोग। अच्छा, इस सवाल में मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 24 में एक ऑप्शन सी एंड डी भी है, कैन नॉट बी डिटरमिन भी एक ऑप्शन है, तो उसी एंगल से आप सोचें। हाँ जी, तो सी एंड डी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 20% कह रहे हैं। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम देख लेंगे कैसे करना है। अब अगला सवाल ट्राई करो एक बार, ये सवाल भी ट्राई करो। हाँ जी, तो सोवाजीत ने सबसे पहले इस सवाल का आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, काफी कम लोग यार इसका आंसर कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई करते हो कि नहीं घर पर। सवाल इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, कुछ लोग 21.6 कह रहे हैं, मान लेते हैं उनकी बात। एक और सवाल इसको ट्राई कर लो, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को और ट्राई करो।
योग्यता का कहना है सर आप समझाते हो तो अच्छे से समझ आ जाता है, पर खुद से करो तो समझ नहीं आता। महाकांत ने इसका आंसर निकाल दिया, शोभाजीत कह रहे हैं 4, महाकांत कह रहे हैं 16, चंदा कह रहे हैं 16, ओके 25 भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 16 कह रहे हैं कुछ लोग। चलो इन तीनों क्वेश्चंस को हम एक बार ट्राई कर देते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इनको, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। ठीक है सॉल्व कर, हाँ 1 मिनट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन चारों क्वेश्चंस को एक बार। देखो ये सवाल आपने ट्राई किया, इसमें बहुत सारे लोगों, मैंने कह दिया कि सी एन डी भी एक ऑप्शन है, तो कई सारे लोगों ने सी एन डी बोल दिया, पर सी एन डी गलत है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोला था। रोहित गॉट 273 मार्क्स इन एन एग्जाम एंड सिक्योर्ड 5% मोर देन पासिंग मार्क्स। रोहित के मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से कितने आए, 5% ज्यादा आए। तो लेट मी से कि पासिंग मार्क्स हुए, सपोज पासिंग मार्क्स मैंने मान लिए 100x, ठीक है पासिंग मार्क्स 100x मैंने मान लिए, तो रोहित के मार्क्स 5% ज्यादा आए हैं इससे, मतलब कितने आए हैं 105x, एंड दैट इज इक्वल टू 273। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 273 अपॉन 105। ठीक है, इफ राहुल गॉट 312 मार्क्स, 312 मार्क्स जो है राहुल के आए हैं, सो देन बाय व्हाट परसेंटेज वाज द स्कोर ऑफ राहुल अबव द पास मार्क्स। तो 312 नंबर अगर इसके आए हैं, 312 मार्क्स आए हैं, तो वो पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है, 273 की वैल्यू 105x है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 105 अपॉन 273x, ये हो जाएगी। और राहुल के 312 मार्क्स अगर आए हैं, तो 312 का मतलब क्या हो जाएगा, 312 का मतलब हो जाएगा 105 अपॉन 273 x इंटू 312। इसको 13 से काट देते हैं 2 बार, एक बार 13 से काट देते हैं 2 बार, 4 बार, 21 से काट देते हैं 5 बार, सो दैट इज 120x। ठीक है, तो आई कैन से ये 100x से पासिंग मार्क्स और ये इससे 120x है, तो इससे कितना परसेंट ज्यादा है, क्या आप देख पा रहे हो, इससे 20% ज्यादा है। 100x और ये 120x कितना परसेंट ज्यादा है, 20% ज्यादा है, सिंपल सी बात, यस और नो। ठीक है, तो सी एन डी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 20%। पर अनया आप रोहित के निकाल सकते हो, राहुल के नहीं, पर इतना तो निकाल सकते हो एक्स के टर्म्स में दोनों वैल्यू,
और जब परसेंटेज इंक्रीज की बात आती है तो कॉमन चीजें कैंसिल हो जाती हैं, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज ही तो पूछा है आपसे, वो तो निकाल सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये था अगला सवाल। देखो इसमें क्या है, समझे इसको। The price of sugar went up by 25% and a family decided to reduce its consumption so that the total expenditure would increase by only 8%. तो शुगर का प्राइस कितना बढ़ा, हमें एक रिलेशन बताया कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया, मतलब प्राइस 4:5 हो गया। प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 4:5 हो गया। ठीक है, कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन पता नहीं मुझे, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो 8% बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ेगा, मतलब 100:108 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो कंजम्पशन है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ठीक है, तो हम यहां पर कंजम्पशन निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस 100/4 और ये 108/5। 100/4 यानी कि 25 और 108/5 मतलब 216/10 यानी 21.6। तो पहले उसका कंजम्पशन कितना था, 25, तो 25 की वैल्यू 25 है, तो 21.6 की वैल्यू 21.6 होगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल, खत्म कहानी। यस और नो। जब 25 की वैल्यू 25 है तो 21.6 की वैल्यू भी 21.6 होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये था हमारा, ठीक है, राम हैड इनफ मनी टू परचेज आइदर 40 एप्पल्स और 50 ऑरेंजेस। ठीक है, राम डिसाइड टू स्पेंड ओनली 80% ऑफ द मनी एंड परचेज 20 ऑरेंजेस एंड सम एप्पल्स। तो राम के पास जो पैसा था, तो मैं बोल सकता हूं कि 40 एप्पल्स की कॉस्ट जो थी वो 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट के बराबर थी, और इतना ही पैसा राम के पास था। तो हम क्या करते हैं, जब हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा था कि 40 और 50 का एलसीएम क्या है, 200, तो मैं यहाँ पर इक्वल में 200 मान लेता हूँ, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, 200 मैंने क्या किया, अज्यूम किया, ये मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर 40 एप्पल की कॉस्ट 200 है तो एक एप्पल की कॉस्ट 200/40 यानी 5 रुपए हो जाएगी, और एक ऑरेंज की कॉस्ट 200/50 यानी 4 रुपए हो जाएगी। ठीक है, और राम के पास कितना पैसा है, 200 रुपए। ठीक है, राम ने केवल 80% पैसा खर्च किया। 80% यानी इसका कितना होगा, इसका 80% निकालेंगे, 160 रुपए। 160 रुपए खर्च किए उसने, 160 में उसने 20 तो ऑरेंज खरीद लिए, तो 20 ऑरेंजेस कितने के आएंगे, 20 इंटू 4 प्लस सम एप्पल्स, लेट से उसने n नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदे हैं, तो n इंटू 5 एंड दैट इज इक्वल टू टोटल खर्चा 160 रुपए। तो आई कैन से 5n की वैल्यू 160 माइनस 80 यानी कि 80, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो कितने उसने खरीदे हैं, हाउ मेनी एप्पल्स डिड राम परचेज, 16। क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, ये अगला सवाल था हमारा, देखो इसमें समझेंगे क्या है। देखो, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम प्लेड 25 T20 मैचेस। प्रैक्टिकली चीजों को समझो, क्यों अभी तक उसने कितने मैच खेले हैं, 25, एंड उसका जो सक्सेस रेट है वो 40% है। 40% मतलब 25 में से उसने 10 मैच जीते हैं, 25 का 40% कितना है, 10, तो उसने 10 मैच जीते हैं। नाउ टीम वांटेड अ सक्सेस रेट ऑफ 75% ऑफ द मैचेस प्लेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल मैचेस। ठीक है, थैंक यू निधि। व्हाट इज द मिनिमम
number of additional matches that should be played by the team to achieve the target. मतलब उसे क्या करना कि सक्सेस रेट अपनी 40% से 75% पहुंचानी है और जल्दी पहुंचानी है, कम से कम मैचेस खेलकर पहुंचानी है। तो इसमें क्या उसे मतलब क्या करना चाहिए, ये बताओ आप क्या करना चाहिए कि अब 25 मैच उसको खेल चुकी है और उसके बाद जितने भी मैचेस है वो जीतती चली जाए, क्योंकि इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती ना टीम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। जितने मैचेस है जीतती चली जाए। तो अगर जीतती जाएगी तो जल्दी से जल्दी सक्सेस रेट मेरा कम नंबर ऑफ मैचेस के साथ 75% पहुंच जाएगा। यस और नो बोलो कि अगर वो सारे मैचेस जीतती जाएगी तो उसका 75% रेट जल्दी से जल्दी अचीव होगा। यस और नो, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो लेट अस से कि उसने देखो 25 मैच खेले हैं, उसमें से 40% जीते हैं अभी तक, यानी कि अब तक उसने 10 मैच खेले, 10 मैच जीते हैं। अब उसके बाद उसने लेट से एन नंबर ऑफ मैचेस खेले और उसमें से 100% सारे के सारे जीत गई, तो एन के एन जीत गई। तो सक्सेस रेट का मतलब क्या होता है कि कितने जीते अपॉन कितने खेले। जीते कितने 10 प्लस एन, खेले कितने 25 प्लस एन इंटू 100, ये सक्सेस रेट आएगी एंड दैट शुड बी इक्वल टू 75%। ये 75% के बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि 25 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 प्लस 4n इज इक्वल टू 75 प्लस 3n। तो 4n माइनस 3n, n की वैल्यू 75 माइनस 40 यानी कि 35। तो आगे उसको 35 मैच अगर वो जीत जाती है तो मिनिमम उसे 35 मैच खेलने हैं और उतने ही जीतने हैं ताकि उसकी सक्सेस रेट 75% पहुंच जाए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, किसी के दिमाग में इसका दूसरा तरीका आ रहा है बताओ, किसी के दिमाग में कोई इसका दूसरा तरीका आ रहा है? हालांकि ये भी इजी है, इसमें भी मुश्किल तो कुछ नहीं है। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इस चीज को समझो। अभी तक उसने मैचेस कितने खेले हैं बोलो, कितने खेले हैं 25, और उसमें से सक्सेस रेट क्या है 40%। अब वो एन मैचेस खेलेगी इसके बाद और उसमें उसकी सक्सेस रेट क्या होनी चाहिए, अगर 25 मैच खेले हैं 40%, तो अगर एन मैच खेलेगी तो उसकी सक्सेस रेट क्या होनी चाहिए 100% इसके बाद वाले मैचेस में। तो ओवरऑल जो सक्सेस रेट आएगी वो हमारी कितनी आएगी 75%। अब इसको देखकर क्या लगता है, क्या लगा सकते हैं बोलो, बिल्कुल सही एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, लगा दो। तो हम बोलेंगे 25/n इज इक्वल टू, ये कितना होगा इनका गैप 25 अपॉन इन दोनों का गैप 35। 25 से 25 कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई, आंसर हो गया। यस, ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। क्लियर एलिगेशन से? ओके, चलिए आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करें सभी लोग। 100 कैसे आया जागृति, बिकॉज हमें सारे के सारे मैचेस जीतने हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी 75% ऑब्टेन कर पाए। मतलब सारे जीतने का मतलब 100% सक्सेस रेट होना चाहिए रिमेनिंग मैचेस में।
चलिए, तो यहाँ पर प्रियंका ने आंसर दिया है, आकर्षिता ने आंसर दिया है, नीरज ने आंसर दिया है। चलो वेरी गुड, अगला ट्राई करो, नेक्स्ट। चलिए, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। A report consists of 20 sheets. A report consists of 20 sheets, each of 55 line, each of 55 lines. ठीक है, and each such line consists of 65 characters. ठीक है, हर लाइन में 65 कैरेक्टर हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर 20 शीट उसने रिपोर्ट में 20 शीट थी, हर शीट पर 55 लाइन थी, हर लाइन में कितने कैरेक्टर थे? 65 कैरेक्टर। अब आप उसको रिड्यूस कर रहे हो नंबर ऑफ शीट्स को, आप चाह रहे हो कि शीट्स बच जाएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन में कैरेक्टर थोड़े छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ लाइंस में भी चेंज आएगा, एक पर लाइन जो कैरेक्टर है उसमें भी चेंज आएगा, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहेगी। वो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? एक चीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वो क्या कांस्टेंट रहेगा? वो है कंटेंट। ठीक है, वो है मैटर, यस, कंटेंट। नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम रहेंगे। क्या आप इतनी बड़ी बुक में कोई चीज लिखो या इतनी छोटी में लिखो, आपको रिपोर्ट तो वही बनानी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर में कैसे डिसाइड करूंगा? तो पहले मैं देखता हूं कि 20 शीट थी, हर शीट पर 55 लाइन थी, तो टोटल लाइन इतनी आ गई, और हर लाइन में कितने कैरेक्टर थे? 65 कैरेक्टर थे, 65 कैरेक्टर्स थे। तो दीज वर द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने थे, तो अभी भी इतने ही रहेंगे। तो अभी शीट्स कितनी है? लेट्स से n नंबर ऑफ शीट्स हैं, हर शीट पर कितनी लाइन है? 65, और हर लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 70। ठीक है, तो 65 से 65 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 110/7। सो आई कैन से इट इज 7 1 the 7, या और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। हमें परसेंटेज रिडक्शन निकालना है इन द नंबर ऑफ शीट्स। तो पहले शीट्स कितनी थी? 20, अब कितनी है? 110/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/1 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 140/110, इससे कैंसिल हो गया। तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 3 का रिडक्शन आएगा, किस पर? 14 पर। अच्छा, 1/14 कितना होता है? 7.28। तो 3/14 उसका 3 गुना होगा। 7 का 3 गुना कितना? 21.28 का 84, 21.84% आएगा एग्जैक्ट। पर हमसे ये नहीं पूछा एग्जैक्ट क्या, हमसे पूछा कि इट इज क्लोजेस्ट टू व्हाट, इनमें से किसके क्लोजेस्ट है। तो 21.48 किसके क्लोजेस्ट है? इनमें 20% के क्लोजेस्ट है। तो दैट इज माय आंसर। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2, हाँ वही चीज है।
पर यहाँ पर कोई वर्क थोड़ा ही हो रहा है तो हम उससे कोरिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए ये सवाल था, अगला वाला इसको देखो। ठीक है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास इन हिंदी। हिंदी में कितने स्टूडेंट पास हुए? 60%। 45% पास इन संस्कृत, इफ 25% पास इन बोथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? वेन डायग्राम से। हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है, ये मैंने बनाया हिंदी, ये बनाया संस्कृत। तो 60% पास्ड इन हिंदी, तो हिंदी में कितने स्टूडेंट पास हुए? लेट्स से कि टोटल 100 स्टूडेंट है, तो 100 में से 60 ये हुए, और संस्कृत में कितने हुए? 45। एंड बोथ सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने? 25। ठीक है। सो हाउ मेनी फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स? तो फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स तो ना इस सर्कल में आए ना इस सर्कल में आए, मतलब इससे बाहर आए। तो मैं देखूंगा 60 में से ये 25 गया, तो ये कितना बचा? 35। और 45 में से 25 गया तो ये 20 हुआ। तो इस सर्कल के अंदर टोटल कितने लोग हैं? 35 प्लस 20, 25, 60, 60 प्लस 20, 80। 80 अगर अंदर है तो 20 बाहर होंगे, क्योंकि टोटल 100 है। तो जो सब में फेल हो गए वो कितने हैं? 20%। दैट इज द आंसर, 20%। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो हो जाएगा आराम से, वेटेड एवरेज से कर लेना, ठीक है, ये वेटेड एवरेज से हो जाएगा। ये सवाल देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, और कितने सवाल हैं इसमें देख लेते हैं, ठीक है। सो 20 कैसे हुआ? देखो भाई, यहाँ पर अगर टोटल 100 है, जिसमें से अंदर कितने, इन टोटल तीनों का सम कितना है? 80। तो अगर 100 में से 80 निकाल दिया तो बाहर कितना बचा? 20 बचा। वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। अगला सवाल भी एक और देख लेते हैं इस पर, वेन डायग्राम पर बेस्ड। समझते हैं चलो इसको। लेट्स से कि 100 स्टूडेंट हैं टोटल, 100x मान लो इसको, 100x टोटल। यहां पर बात हो रही है बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स की, तो दिस इज बायोलॉजी, दिस इज मैथमेटिक्स। तो 72% टुक बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में कितने? 72%, यानी 72x। और मैथमेटिक्स में कितने? मैथमेटिक्स में 44%, यानी कि 44x। ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, मतलब हर स्टूडेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है इन दोनों में से। इसका सिंपल मतलब ये है कि इनके बाहर जो भी लोग हैं वो 0 हैं, सारे लोग इसके अंदर हैं। 100x इन तीनों का सम होगा, मतलब बाहर कोई है ही नहीं। तो ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड 40 टुक बोथ। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, मतलब इनमें कॉमन है, ठीक है, इनमें क्या है? कॉमन है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी का बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है कि ए यूनियन बी मतलब इन तीनों का सम। आप मुझे बताओ कि इन तीनों का सम क्या होगा, क्योंकि बाहर तो कोई है ही नहीं, इसलिए इन तीनों का सम 100x के बराबर होगा। एन ए मतलब इस सर्कल का पार्ट, ये सर्कल कितना है? 72x। एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, इस सेट में कितने हैं? 44x। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कॉमन कॉमन पार्ट कितना है? 40। तो 72 प्लस 44 कितना हो गया? 108। 106x कितना हो गया ये? सॉरी 116x, 116। 116x की वैल्यू, 116x माइनस 100x, 16x बराबर 40। तो x की वैल्यू 40/16, यानी कितना? 8 से 5 बार गया, 8 से 2 बार गया, 5/2। तो हमें चाहिए 100x। 100x कितना हो जाएगा? ये 2.5 हो गया, तो 2.5 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा? 250। दैट इज द आंसर।
तो सवाल का आंसर क्या होगा 250। ठीक है, 12th में पढ़ा था, चलो बहुत अच्छी बात है, याद रखो इसको, काम आता है। ठीक है, ओके। अभी लेट्स से कि किसी को फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या वो इस सवाल को नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी इस क्वेश्चन को वो कर सकता है। देखो कैसे कर सकता है। अगर ये वैल्यू 72x है और ये 40 है, तो ये कितना होगा 72x माइनस 40। ये वैल्यू 44x है, 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 44x माइनस 40। इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 100x के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? -40 से +40 कट गया तो 72x आया, प्लस ये वाला पार्ट 44x minus 40, and the total should be equal to 100x. Now from this you will get the same thing, 16x is equal to 40, so x will be 2.5, so 100x will be 2.5 into 100 यानी 250. That's the answer. Clear है? ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। देखो परसेंटेज की जहां तक बात है, तो परसेंटेज पर बेस्ड हमारे 3 चैप्टर है, एक तो खुद परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा SICI। तो मेनली जो एग्जामिनर है वो क्या क्वेश्चन परसेंटेज से डायरेक्टली ना पूछकर वो आपको प्रॉफिट लॉस या SICI से क्वेश्चन देता है। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि वो आपके परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉफिट लॉस एंड SICI में टेस्ट कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग परसेंटेज क्वेश्चन, ही गिव्स द क्वेश्चन ऑफ SICI और प्रॉफिट एंड लॉस, उसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो हम परसेंटेज का पूरा एप्लीकेशन सीखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में सीखेंगे। तो चलो हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करते हैं। वो भी अगेन अ पार्ट ऑफ परसेंटेज है, बस उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, अब हमें कोई भी दिक्कत आगे किसी भी सवाल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जरा समझते हैं। सर मैंने एक नई PPT सेंड की है, उसको आप देख लीजिएगा अभी, प्रॉफिट लॉस नाम से। प्रॉफिट लॉस देखिए, बिल्कुल बेसिक से ध्यान से समझते हैं चीजों को, कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। 3 तरह के प्राइस मेरे पास होते हैं, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, और तीसरा होता है सेलिंग प्राइस। इसमें देखो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं प्रॉफिट लॉस में, चाहे वो बेसिक्स हो, चाहे डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे डिसऑनेस्ट मर्चेंट का जो है कॉन्सेप्ट हो, केसेस हो, हमें कई सारी चीजें यहाँ सीखनी है। तो जरा इसको समझते हैं कि देखो कोई भी शॉपकीपर कोई भी आर्टिकल खरीदता है तो एक प्राइस पे करता है, वो होता है CP, मतलब उसने उसमें इतने प्राइस में कोई भी चीज खरीदी। ठीक है, कोई भी चीज खरीदी। ना MP क्या होता है? अब देखो कोई भी खरीदेगा तो जितना प्राइस है, जितने में उसने खरीदा है उतने का लेवल तो नहीं लगाएगा ना, उस पर कुछ बढ़ाकर लगाएगा, राइट? क्योंकि कस्टमर तो डिस्काउंट भी मांगेगा और उसको कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसमें कुछ बढ़ाकर वो लगाएगा। तो जितना वो बढ़ाकर लगाता है लेवल या मार्क प्राइस, MP का मतलब मार्क प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज मार्कअप, इसको हम बोलते हैं मार्कअप। तो मार्कअप के लिए बेस क्या है हमारा? CP। तो परसेंटेज मार्कअप किस पर कैलकुलेट होगा? CP पर। अच्छा, अब कस्टमर आया, कस्टमर ने लेवल देखा, जैसे कि यूजुअली आप जाते हो किसी शॉपकीपर पर तो आप उस लेवल लगा रहता है, आप उसी की बात करते हो भाई इस पर मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप डिस्काउंट किस पर डिमांड करोगे? मार्क प्राइस पर। तो यहाँ पर वो डिस्काउंट देगा, इस पर कुछ बढ़ाएगा और फिर इसमें डिस्काउंट देगा, तो आएगा सेलिंग प्राइस। अब कभी उसने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, कभी उसने कम डिस्काउंट दिया। ठीक है, यूजुअली आपने देखा होगा कि लेडीज जो है बार्गेनिंग ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो कई बार शॉपकीपर को भी चूना लग जाता है, वो कहता है कि इतने में तो मेरा मार्जिन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे देना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार उसको लॉस भी हो जाता है, और कई बार वो आप जाओगे, आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अगर कम डिस्काउंट दोगे तो ज्यादा प्रॉफिट, और ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो कम प्रॉफिट, और इतना डिस्काउंट दे दिया कि वो मार्कअप को भी ओवरकम कर गया। अगर डिस्काउंट आपका इतना हो गया जो मार्कअप से भी ज्यादा हो गया, तो फिर आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रिलेशन है वो हमें डिसाइड करता है प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट कब होगा? जब SP बड़ा होगा CP से, और लॉस कब होगा? जब CP बड़ा होगा SP से। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, ये चीज है। अब एक और बात कि जो प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स।
आप एक साइकिल बेचकर 10% प्रॉफिट कमाते हो, एक साइकिल बेचकर 10% का प्रॉफिट होता है आपको, तो अगर आप 20 साइकिल बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? एक साइकिल पर आपको 10% का प्रॉफिट होता है, तो अगर आप 20 साइकिल बेचोगे तो भी आपको 10% का प्रॉफिट होगा। अब इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमें परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब है, परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, एसपी और सीपी का डिफरेंस, ये प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय सीपी इनटू 100। कैन आई से इट इज एसपी अपॉन सीपी माइनस 1। हालांकि फॉर्मूले की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के क्लियर है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इस चीज को। देखो, अगर आपने एक आर्टिकल बेचा तो आपने कर दिया एसपी बाई सीपी। अगर आप एन आर्टिकल्स बेचोगे तो आप क्या करोगे? एन टाइम्स एसपी, एसपी भी एन टाइम्स करोगे और सीपी भी एन टाइम्स करोगे, एन टाइम्स सीपी माइनस 1 इंटू 100। तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा ना, तो वापस आपका वही आ गया एसपी बाई सीपी माइनस 1 इंटू 100। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो चलो एक सवाल यहाँ पर बेसिक सा देखते हैं हम। If SP of 10 articles is equal to CP of 8 articles, find profit or loss percent. Find profit or loss percent. बताओ। If SP of 10 articles is equal to CP of 8 articles, find profit or loss percent. तो people are saying 20% loss, कुछ लोग 25% प्रॉफिट भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे स्टेटमेंट को सीधा सीधा कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका क्या है कि 10 आर्टिकल का एसपी मतलब 10 इंटू एसपी, एक आर्टिकल का एसपी मान लिया मैंने एसपी, तो 10 का कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 8 आर्टिकल्स का सीपी यानी 8 टाइम्स सीपी। तो हमें यहां से एसपी सीपी का रेशियो मिल जाएगा, तो एसपी बाई सीपी कितना आ जाएगा? 8/10। अब आप देखो कि यहाँ पर सीपी की वैल्यू ज्यादा है, एसपी की वैल्यू कम है। सीपी की वैल्यू ज्यादा है, एसपी की वैल्यू कम है, दैट मींस लॉस होगा। आपने ज्यादा में खरीदा, कोई आर्टिकल कम में बेचा, तो आपको लॉस होगा। एक जीरो यहां लगा देते हैं, एक जीरो यहां लगा देते हैं, तो हम देखेंगे 100 से 80 हो गया, मतलब 20% का लॉस है। सीपी को बेस मानेंगे हमेशा, चाहे आप प्रॉफिट निकाल, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या लॉस परसेंट निकाल रहे हो, बेस क्या होगा? सीपी। मार्कअप परसेंट के लिए भी बेस क्या होगा? सीपी होगा। मार्कअप परसेंटेज के लिए बेस क्या होगा? सीपी होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? क्लियर? तो अगर आपको एसपी और सीपी का रेशियो मिल जाता है तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट एसपी या एग्जैक्ट सीपी की जरूरत नहीं है, आपके लिए रेशियो ही काफी है। तो यहां से हमें एग्जैक्ट एसपी और एग्जैक्ट सीपी तो नहीं मिला, उनका रेशियो मिल गया और रेशियो से मैंने निकाल लिया। ठीक है, एक और बात, सपोज एक सवाल लेते हैं क्वेश्चन के तौर पर इस चीज को। सपोज मुझे दिया है कि परसेंटेज मार्कअप है, परसेंटेज मार्कअप इज लेट्स से कि 20% and then percentage discount is 16 2/3%. तो what is percentage profit और loss? percentage profit और loss कितना होगा बताओ? नो प्रॉफिट नो लॉस यहां पर लोग कह रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर मैंने 20% बढ़ाया प्राइस, तो मतलब 100 से कितना कर दिया? 120 कर दिया। 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। फिर मैंने इसमें 16 2/3% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। 16 2/3% मतलब 1/6, 1/6 इसका कितना होता है? 20 रुपए। 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया मतलब 100 रुपए आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? 100 रुपए का आर्टिकल 100 में ही बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आया, 0%, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि ये दोनों जो चीजें हैं ये सक्सेसिव है? एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, मार्कअप जो है वो प्लस होगा और डिस्काउंट क्या होगा? माइनस होगा। तो ओवरऑल मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ
कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू इनका सक्सेसिव चेंज, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस मार्कअप इंटू माइनस डिस्काउंट, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एम इंटू डी बाई 100। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, उससे मैं ये लिख सकता हूं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पर बी की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एम माइनस डी माइनस एम इंटू डी बाई 100। ठीक है, ये चीज है। अब कई बार हमको क्या होता है कि हमें मार्कअप डिस्काउंट दे दिया तो हमने लगा दिया कि भाई इतना सक्सेसिव होगा और ऐसे आंसर आएगा, लेकिन कई बार हमसे मार्कअप पूछा जाता है। लेट्स से कि मैंने आपको दिया कि परसेंटेज डिस्काउंट है 10% और परसेंटेज मार्कअप है लेट्स से 25%। सो व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट? अब मुझे बताओ क्या होगा। परसेंटेज डिस्काउंट है मेरे पास 10%, परसेंटेज मार्कअप है मेरे पास 25%, तो व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट? टेल मी। ट्वेल्व 12.5% कुछ लोगों ने बोला है, चलो देख लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ऐसा करो, इसको परसेंटेज प्रॉफिट कर दो, वो तो मैंने वही क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें तो आप सक्सेसिव लगा ही दोगे। परसेंटेज प्रॉफिट इतना है, परसेंटेज मार्कअप इतना है, सो व्हाट इज परसेंटेज डिस्काउंट? अब बताओ। या परसेंटेज ऐसे कर लेते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट इज 10%, percentage discount is 10%, percentage profit is 25%, what is percentage markup? Tell me। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ। परसेंटेज डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो मार्कअप परसेंट कैसे निकालूंगा? हाँ जी, तो यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, देखो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं इसको, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई लोगों को, कैसे करें। देखो डिस्काउंट हमारा 10% है, प्रॉफिट इज 25%। डिस्काउंट मुझे किस किस के बीच में रिलेशन देता है? मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में। तो यहां से मैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे? कि अगर मेरा 100 रुपए मार्क प्राइस है तो उसमें मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स ये कितना आ गया? 90 रुपए। 100 रुपए के आर्टिकल को 90 रुपए में बेचा, 100 रुपए का एमआरपी था, उसको मैंने 90 रुपए में बेच दिया, 10% डिस्काउंट का मतलब यही है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इतना,
तो एसपी बाई सीपी यहां से निकाल सकते हैं हम। तो सीपी अगर 100 रुपए माना तो एसपी कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एसपी नीचे है, यहाँ पर एसपी ऊपर है, तो एसपी से एसपी कट जाएगा। क्योंकि मुझे मार्कअप चाहिए, मार्कअप किस किस के बीच में रिलेशन होता है, सीपी और एमपी के बीच में, तो एसपी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करोगे तो एसपी से एसपी कट जाएगा, बचेगा क्या, एमपी बाई एस सीपी, दैट इज इक्वल टू 100 से 100 कट जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो आपको और भी क्लियर करके दिखा देते हैं इसको एक बार, और भी एक स्टेप लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई किया है मैंने इनको, एमपी बाई एसपी इंटू एसपी बाई सीपी, दैट इज इक्वल टू 100 बाई 90 इंटू 125 बाई 100। इनको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो एमपी बाई सीपी मेरे पास आया कितना, 125 बाई 90, यानी कि कितना परसेंट ऊपर मार्क किया है, मैंने देखा कि इसमें ऊपर कितना है, 35 ऊपर मार्क किया है। ठीक है, 35। ठीक है, 35 ऊपर मार्क किया 90 पर, तो 35/90 इंटू 100, यानी कि 350/9, 9 इंटू 3 27, बचेगा कितना 8, लगभग 39% आएगा ये। यस, कितने लोगों का सेम आया? वीडियो विजुअल नहीं है सर, एक बार उसको वो कर देते हैं रिफ्रेश, यहां से रिफ्रेश कर दे रहे हैं, इसको देख लो एक बार। अब बताओ ठीक है? अब ठीक है, ओके चलो, तो आप समझ लो इसको। ठीक है, अब इतना प्रोसेस आपको ना करना पड़े, इतना प्रोसेस ना करना पड़े, सक्सेसिव से भी यही आएगा, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, तो मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट तरीका बताने जा रहा हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझो। वो आता है इसी बेसिक से ही है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही। देखो हमको क्या चाहिए, परसेंटेज मार्कअप। मार्कअप किस किस के बीच में रिलेशन होता है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच में। तो हम डायरेक्टली मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमको दिया गया है डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये चीज समझ लो बस। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है, दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगा, 100 प्लस, अच्छा अगर लॉस हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस लॉस परसेंट, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। डिस्काउंट तो माइनस होता ही है हमेशा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 25, एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10, तो यू डायरेक्टली यू विल गेट 125/90। देखो यूजुअली मैं किसी फॉर्मूले को याद करने की नहीं कहता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लें, इसको जरूर याद कर लें। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा। आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, जैसे रेशियो से मैंने बताया था, लेकिन इतना समय क्यों वेस्ट करना, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो, अगर हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया गया है तो मार्कअप हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 90, मार्कअप मार्क प्राइस 125, तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो, वही डिस्काउंट, वही मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ऐसे ही हम देखो ये सवाल सॉल्व करेंगे प्रॉफिट लॉस के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते चलेंगे साथ के साथ। तो शुरू करते हैं सर, पहला क्वेश्चन दिखाइएगा जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करें।
हाँ जी 10% लॉस पक्का। 10% लॉस कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग 100/3% लॉस कह रहे हैं। 100/13%। ओके चलो, a person sold 2 articles at 3470 each. On the first he got 25% loss. तो आर्टिकल 1 उस पर क्या हुआ, उसे 25% का लॉस हुआ, यानी कि -1/4। मतलब 4 रुपए के आर्टिकल को उसने 3 रुपए में बेचा। ठीक है। ऑन द सेकेंड ही गॉट 20% प्रॉफिट। सेकेंड पर क्या होता है, उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 1/5। तो 5:6। यहां पर की पॉइंट क्या है कि ही सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस 3470। दोनों को उसने सेम प्राइस पर बेचा है, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर होने चाहिए। देखो ये है सीपी और ये है एसपी। दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर 3 और 6 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8:6। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है। जहां तक टोटल की बात है, ओवरऑल की बात है, बस बस बस, नहीं थोड़ा, हाँ ठीक है। जब ओवरऑल की बात है तो दोनों का टोटल, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, वैसे ऐड नहीं कर सकते थे। कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन क्या है कि वो दोनों के एसपी बराबर है। हाँ जी, कौन है, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। सेलिंग प्राइस बराबर है, वो करने के बाद मैं इनको ऐड कर सकता हूं। तो टोटल सीपी कितना हुआ, 13 रुपए, और टोटल एसपी कितना हुआ, 12 रुपए। तो मैंने यहाँ पर लॉस हुआ मुझे, क्यों, क्योंकि सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो लॉस हुआ एक का 13 पर 1/13, मतलब 7.69%। 1/13 का मतलब आप जानते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 7.69% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हटा लो जरा। ठीक है, ये तो मतलब यहां पर जो एसपी दिया गया था उसका कोई भी हमें जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। समझ पा रहे हो, हम डायरेक्टली इस तरीके से रेशियो से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यस और नो। तो अगर कोई एसपी से फिर सीपी निकालता और फिर करता तो उसके लिए फालतू में ज्यादा अननेसेसरी कैलकुलेशन होती, काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाती, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, तो ये बात आप समझो कि अननेसेसरी कैलकुलेशन को कैसे अवॉइड करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सर क्वेश्चन दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलग अलग होते तो जागृति फिर निकालते ना, फिर तो आप निकाल सकते थे एसपी से सीपी रेशियो से। चलो 30,600 यहाँ पर लोग कह रहे हैं आंसर। देखो, अ पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट द सेम एसपी। पहले वाले पर उसे 10% का लॉस हुआ है, तो 10% का लॉस मतलब 1/10 का लॉस। 1/10 का मतलब
₹10 के आर्टिकल को ₹9 में बेचा, 10:9। सेकंड पर 20% प्रॉफिट हुआ है, यानी 5:6 रेशियो आएगा। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे आएगा, इतना तो आप परसेंटेज पढ़ चुके हो। उसके बाद 12.5% प्रॉफिट होता है, मतलब 8:9 का रेशियो आएगा। अच्छा, तीनों का एसपी सेम है तो इस एसपी हम सेम बनाएंगे। 9, 6 एंड 9, इनका एलसीएम क्या होता है? 18। 18 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 20:18। इसको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15:18। और इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16:18। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ये ओवरऑल कितना आता है? 51। और ये कितना आता है? 54। तो यहाँ पर बोला है कि नेट प्रॉफिट उसे 1800 का होता है। तो ये जो 3 यूनिट का गैप है दैट इज इक्वल टू 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 600। तो फाइंड द टोटल सीपी ऑफ 3 आर्टिकल्स टुगेदर। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 51 यूनिट्स। तो 51 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 इंटू 600। सो दैट इज इक्वल टू 30,600, 30,600। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर? ओके। महाकांत कह रहे हैं सर आज मेरा माइंड हैंग हो गया है, आज कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा हो रही है। तो मैं अब एक्स की याद आ गई, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसीलिए ऐसा हो रहा है। एग्जाम के समय कुछ ही किसी को याद मत करना, ठीक है? गड़बड़ हो जाएगी वरना। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 352 पीपल आर सेइंग 352। ओके, चलिए। पहले आर्टिकल पर उसे 12.5% का लॉस हुआ है, यानी कि 1/8 का लॉस हुआ है, मतलब 8 में 1 कम हुआ है, मतलब 8:7 रेशियो आया सीपी और एसपी का। ठीक है, आगे क्या है? ऑन द सेकंड ही गॉट 37.5% प्रॉफिट। 37.5% का मतलब आप क्या समझते हो? 3/8। इतना प्रॉफिट हुआ मतलब 8:11 आ गया है। ठीक, पहली लाइन क्या दी गई थी कि सेम एसपी, तो एसपी को सेम हम बनाएंगे। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 88:77। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 56:77। तो ओवरऑल ये कितना हुआ? 144। और ये कितना हुआ? 154। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 110 रुपए का होता है, मतलब 10 की वैल्यू, यहाँ पर 10 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। हमको डिफरेंस बिटवीन सीपी चाहिए, तो सीपी में जो डिफरेंस है वो 88 माइनस 56, 32 हुआ। 32 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 इंटू 11, यानी 352। ठीक है।
हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आया 16.40। चलो, तो एक दो लोगों ने कहा है, कुछ लोग 18 भी कह रहे हैं यहाँ पर। A shopkeeper bought 80 kg sugar at the rate of 13.5 per kg। ठीक है, 80 kg शुगर, 80 kg शुगर एट द रेट 13.5 पर केजी, इसका प्राइस इतना था। और दूसरा 120 kg शुगर एट द रेट 16 पर केजी। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट उसे 20% का कमाना है। ठीक है, तो ये शुड मिक्स देम इन व्हाट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना चाहिए 20% का। पहली बात तो आप मेरे को बताओ, इनको ओके, ही मस्ट सेल द मिक्सचर, तो इनको मिलाने के बाद जो प्राइस आएगा वो कितने का आएगा। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो ले लेते हैं, 40 से 2 बार गया, 40 से 3 बार गया। अब लगा देते हैं वेटेड एवरेज, तो नेट हमें मिल जाएगा, इनका प्राइस सीपी मिल जाएगा। इनको मिलाने के बाद अपने एलिगेशन में देखा कि दो चीजों को मिलाते हैं तो हम वेटेड एवरेज लगाते हैं। 2 इंटू 13.5 कितना, वो 27 प्लस 3 इंटू दिस 48 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 n1 प्लस n2 यानी 5। ठीक है, 75 अपॉन 5 यानी कितना हो गया, ये 15। और ये तो आ गया इनका सीपी। अब मुझे इस पर 20% का चाहिए प्रॉफिट, तो इसका 20% यानी 1/5, इसका 1/5 कितना होता है 3, 3 ऐड करेंगे तो कितने में बेचे हम इसको, 18 में। दैट इज आंसर। सेलिंग प्राइस हमें निकालना था, 18 आ गया आंसर। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ट्राई करें। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दो फटाफट। हाँ जी, 1368। 1368, ओके। देखो पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो हम बोलेंगे कि 20% कम करके कितना हो जाएगा, 5:4। फिर उसने 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 10:9। और फिर कितना दिया, 5%। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20:, कितना हो जाएगा 19। तो ओवरऑल डिस्काउंट हम निकालेंगे सक्सेसिवली, तो क्या करेंगे, सक्सेसिव की तरह से सॉल्व करेंगे। 4 से जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 इंटू 25, ये कितना हो गया 250। और ये 19 इंटू 9 171। इसकी वैल्यू 2000 है, इनिशियल प्राइस 2000 रुपए, यानी कि इसका 8 गुना है। तो इसका भी 8 गुना कर देंगे, इसका भी 8 गुना कर देंगे, तो कितना आएगा, 17 इंटू 8 136। दैट्स द आंसर। या आप अब 2000 लेकर फिर 20% कम करो, उसमें 10% कम करो, फिर 5% कम करो, ऐसे भी कर सकते हो। या डायरेक्टली रेशियो से एक ओवरऑल रेशियो निकाल सकते हो और उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये हो गया हो तो अगला। चलिए 200 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी। ओके, चलो इन तीनों क्वेश्चंस को हम ट्राई कर लेते हैं। A person sold a horse at a gain of 15%। अगर 100 रुपए में उसने कुछ भी खरीदा तो 115 में बेचा, है ना, 15% का प्रॉफिट हुआ। Had he bought it for 25% less, 25% लेस में खरीदा होता तो 75 में खरीदा होता, यहां पर 15% का से प्रॉफिट हुआ था। And sold it for rupees 60 less, तो he would have made a profit of 32%। तो 32% का प्रॉफिट इसको होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे को बताओ। इसका 32% यानी कि 32 का 75%, यानी कि 32 का 3/4। तो 32 का 3/4 कितना होता है, 24। इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। तो उसने सेलिंग प्राइस में एक्चुअल में कितने की कमी की है, तो यहां पर कमी आई है 16 यूनिट की, और एक्चुअल में कितने की कमी आई है, 60 रुपए की। तो 16 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए, 16 की वैल्यू कितनी हुई, 60 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 60, या फिर हम क्या कहें, हमें सीपी निकालना ना, सीपी। तो 4 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 15 बार। इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 25 इंटू 400, एंड दैट इज बराबर 15 इंटू 25, 375। ठीक है सर, क्वेश्चन हटा लीजिए, 375। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है,
A sells an article to B at a gain of 25%. A ने B को बेचा 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। B ने C को बेचा 20% के गेन पर, ठीक है। C ने D को बेचा 10% के गेन पर। अब क्योंकि वैल्यूज इतनी आसान है तो मुझे कोई रेशियो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ऐसे भी कर सकता हूं। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 125। 125 का 20% यानी 1/5 कितना होता है 25, वो जोड़ दोगे तो 150 आ गया। और 150 का 10% 15 इसमें जोड़ा तो 165 आ गया। एंड डी पेज 330 फॉर इट, तो इसने 330 रुपए पे किए। 330 हम जानते हैं इसका डबल है, तो ए ने कितने में खरीदा, इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 200 रुपए, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुछ लोग कह रहे हैं रिवर्स, पर मुझे नहीं लगता यहाँ रिवर्स की भी हमें जरूरत है, हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। रिवर्स जाओगे एक एक स्टेप करके जाओगे तो आपको ये भी ये तो दिया है, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये, फिर ये, फायदा क्या है, उससे बेटर है डायरेक्ट ऐसे करो। अगला सवाल ये था हमारा तीसरा। हाफ ऑफ 100 आर्टिकल्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो अगर मैं ये बोलूं कि 100 में से मैंने 50-50 आधे आधे डिवाइड किए, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो क्या है 1:1। जो आर्टिकल्स का रेशियो होगा वही इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा, सीधी बात है, ठीक है, 1:1। इसको कितने पे बेचा मैंने 40% पर, इसको बेचा कितने पर 20% पर। आधे को 20% पर बेचा, आधे को 40% पर बेचा। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, वेटेड एवरेज से। n1 इंटू a1 n2 इंटू a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, यानी 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना 2, 60/2 यानी 30% नेट प्रॉफिट आया। अब अगर मैंने सारे आर्टिकल्स को 25% पर बेचा होता प्रॉफिट पर, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कितना कम मिलता, 5% कम मिलता। तो उस 5% की वैल्यू हमें दी गई है 100 रुपीज लेस, 100 रुपए कम मिलते, तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 20 गुना, इसका 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स दिस नंबर इज 2000। ये ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें निकालना कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ये तो 100 आर्टिकल की कॉस्ट आई है, तो एक की कितनी हो जाएगी 2000/100, यानी कितना 20, ठीक है, 20 रुपया। देख लो इसको, समझ लो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। एक 110। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ जी, 480, 240, 3 लोगों ने आंसर दिया इसमें अभी तक केवल। चलो देखो, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। अच्छा, पहले वाले पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है, दूसरे वाले पर X% का प्रॉफिट होता है, और ओवरऑल उसे 0% प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल उसे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से अच्छा, और ओके चलिए, हमें इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो नहीं पता है, बिकॉज सेलिंग प्राइस तो दोनों के सेम है, पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो नहीं पता है, तो हम ये तरीका नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो हम इसको कैसे करेंगे, रेशियो से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, रेशियो से करेंगे। पहले वाले पर 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी कि 20:23 आया इसका रेशियो। समझ पा रहे हो, पहले आर्टिकल के लिए सीपी और एसपी का रेशियो इतना आ गया। अच्छा, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर ये 23 यूनिट है, अगर ये 23 यूनिट है तो ये भी 23 यूनिट होना चाहिए। समझ पा रहे हो, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर प्रीवियस कर लेंगे। ये अगर 23 यूनिट है तो ये भी 23 यूनिट होना चाहिए, राइट। तो ओवरऑल एसपी कितना हो गया, 46। अब अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो मतलब ओवरऑल सीपी ओवरऑल एसपी के बराबर होना चाहिए। दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू 46 आल्सो। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए निकाला 20:23, 15% का यूज करके। फिर मैंने देखा दोनों के एसपी सेम है, तो मैंने इसको भी 23 कर दिया, तो ओवरऑल एसपी आ गया 46। ओवरऑल सीपी भी इतना ही होना चाहिए, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर 46 में से 20 इसका है, तो इसका कितना होगा, 26 होगा कि नहीं होगा। यस, काम खत्म। अब मुझे दिया है कि यहाँ पर इनके जो सेलिंग प्राइस है वो कितने, 1840। ठीक है, तो मतलब 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1840 है। 23 इंटू 8 184 होता है, मतलब एक की वैल्यू 80 हो गई। हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। डिफरेंस कितना है इनका, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 80, यानी कि 480। 480 क्लियर, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। चलो पिछला वाला एक सवाल था, ये भी देख लेते हैं। A shopkeeper wishes to give 5% commission on the mark price। मार्क प्राइस पर दिया जाता है वो डिस्काउंट ही होता है, तो यहाँ पर कमीशन का मतलब डिस्काउंट है। तो परसेंटेज डिस्काउंट उसका कितना है, 5%। एंड ही स्टिल वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कि जब परसेंटेज डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट मुझे दिया जाए, तो मैं बोल सकता हूं एमपी बाई सीपी, मार्क प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही बताया था। तो दैट विल बी 100 प्लस 10 अपॉन 100 माइनस 5। सो दैट सिंपली मीन्स के मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 110 अपॉन 95। अभी हमें कॉस्ट प्राइस 95 ही दिया गया है, तो मार्क प्राइस 110 हो ही जाएगा, मतलब आंसर 110 है। 95 की वैल्यू 95, तो 110 की वैल्यू 110, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, चलो अगला ट्राई करेंगे। इसमें केवल 5 लोगों ने आंसर किया है। नेक्स्ट। ओके, क्लर्क एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। चलो अच्छी बात है, 5 मिनट बाद क्लास के बाद आप चेक कर लेना सभी लोग। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर, एंड मतलब पहला वाला जो ट्रेडर है वो सीपी पर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है, दूसरा वाला कैलकुलेट करता है एसपी पर। तो यहाँ पर ट्रेडर 1 एंड यहाँ पर ट्रेडर 2। अब दोनों का ही प्रॉफिट परसेंट 20% आता है। यहाँ पर बोला कि बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट। इसको भी 20% होता है, इसका भी 20% होता है, पर ये कैलकुलेट करता है सीपी पर और ये कैलकुलेट करता है एसपी पर। तो जब रेशियो हम निकालेंगे सीपी एसपी का, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ये भी 1/5 है, ये 1/5 होगा सीपी का। तो सीपी पर अगर 5 रुपए माना तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये 6 रुपए हो जाएगा। यहां पर एसपी पर प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी को 5 रुपए मान लेंगे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट आने के लिए सीपी इससे 1 रुपया कम होना चाहिए, मतलब ये 4 होना चाहिए। तो आप देखो कि जो प्रॉफिट है वो 1 रुपया है, वो एसपी का कितना परसेंट है, 1/5, यानी कि 20%। बोला है कि बोथ आर सेलिंग द आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। बोला कि व्हेन देयर सेलिंग प्राइसेस आर सेम। तो सेम कैसे बनाएंगे, 6 है ये 5 है, इसको सेम बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बिकम 25:30 एंड दिस विल बिकम 24:30। तो यहाँ जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो 5 यूनिट का हुआ है, यहाँ पर 6 यूनिट का हुआ है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट्स इज 85, मतलब 85। तो 1 यूनिट की वैल्यू 85 है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो दोनों के जो सेलिंग प्राइस है वो 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 85, 2550, दैट इज द आंसर। ठीक है, 2550 इज द आंसर। ठीक है, इससे अगला वाला सवाल ये था। देखो, इसमें आंसर है 2500, सॉरी 1500। ओके, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। 10% लॉस का मतलब 1/10 का लॉस, यानी कि सीपीएसपी का रेशियो हुआ 10:9। ठीक है, अगर उसने आर्टिकल 75 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब सीपी में 75 की कमी की जाती और एसपी में भी 75 की कमी की जाती, बोला सोल्ड इट फॉर 75 लेस,
देन देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 20%, तो 20% का लॉस होता, 20% मतलब 1/5, 1/5 का लॉस मतलब 5:4 रेशियो आया। अच्छा यहाँ पर भी मैंने 75 ही कमी की है, यहाँ पर भी 75 ही कमी की है, तो जरा देखते हैं ये जो कमी आई है वो 5 यूनिट की है, 10 - 5 = 5 और 9 - 4 भी 5 है, तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर भी 75 ही कमी, यहाँ पर भी 75 ही कमी है, तो मैं बोलूंगा कि 5 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 75 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 के बराबर। हमको क्या चाहिए, सीपी 10 यूनिट था, इनिशियल सीपी 10 यूनिट यानी 150 रुपए, आंसर आ गया। अगर ये इक्वल आपको नहीं दिखाई देते तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते थे, अगर ये इक्वल, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है चीजें, अगर बैलेंस नहीं होती ये अनइक्वल होते तो आप क्या लगा सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ लगा सकते थे और आंसर निकाल सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना तो आता ही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी चीजें बैलेंस हैं तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। सर 75 मोर होता तो मोर होता तो भी तो गैप यहाँ पर जैसे डिक्रीज हुआ है -5, वहां पर +5 हो जाता, वो रेशियो ही उस अकॉर्डिंग होता ना। आगे नेक्स्ट देखो, ये सवाल था अगला हमारा। A person sold an article for 12.5% profit, 12.5% प्रॉफिट पे उसने बेचा है, यानी 1/8 पर, तो रेशियो क्या हुआ, 8:9 हुआ, ठीक है। दूसरे केस में उसे अगर वो 60 रुपए इंक्रीज कर दे, मोर कर दे, और 60 रुपए मोर एसपी में भी कर दे, दोनों में 60 रुपए इंक्रीज कर दे, तो प्रॉफिट हो जाता है 11 1/9% का, 11 1/9% का मतलब 11.11 यानी 1/9, यानी 9:10 हो जाएगा। दोनों में 60 इंक्रीज किया, इसमें भी 60 इसमें भी 60, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो या फिर आप क्या कर दो, सिंपल डिफरेंस देखो, बैलेंस देखो, यहाँ पर 1 का गैप है और यहाँ पर भी 1 का गैप है और ये भी दोनों बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू जो इनिशियल सीपी 8 × 60 यानी कितना, 480 रुपया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डील करना है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है तो, और बैलेंस है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। सर बैलेंसिंग मेथड भी तो लगा सकते हैं गिरीश, हाँ बैलेंसिंग मेथड लगा सकते हो, लेकिन जब इक्वल है, जैसे यहाँ पर भी 60 वहां पर भी 60, अगर अनइक्वल आ गया तो फिर बैलेंसिंग नहीं लगाओगे ना, ये चीज तो हमने प्रॉफिट उसमें रेशियो प्रोपोर्शन में क्लियर कर दी थी ना ये चीज। अगला देखो इसको, चलिए तो आज के सेशन में हम एक काम करते हैं, इतने ही रखते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन हटा लीजिए। तो आपका क्लर्क का जो एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, अब आप उसको देखो, डाउनलोड करो, देखो, ठीक है।
और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो प्रॉफिट एंड लॉस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।